मैं CS पटेल की पुस्तक नवांशा एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अध्याय 24 को पढ़ रहा था और विशेष रूप से ग्रहों द्वारा अधिग्रहित राशियों से गोचर के फल वाले भाग ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। गोचर एक ऐसा शब्द है जिसे मैंने कई बार सुना है, लेकिन जितना अधिक मैं अलग अलग लोगों को सुनता हूं, उतना ही ये विषय उलझन भरा लगता है। हर व्यक्ति इसे अपने अपने तरीके से समझाता है। कुछ कहते हैं कि कोई विशेष गोचर बहुत अच्छा है, कुछ उसे खराब बताते हैं और कुछ बिल्कुल अलग ही व्याख्या देते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में ये समझना कठिन हो जाता है कि गोचर वास्तव में कब फल देता है, क्यों देता है और ये जीवन में वास्तविक प्रभाव कैसे उत्पन्न करता है। लेकिन जब मैंने CS पटेल का कार्य पढ़ा तो मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। जिस तरह से उन्होंने विषय को समझाया है, उसमें गहन अध्ययन और व्यावहारिक अनुभव दोनों स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि उन्होंने वर्षों तक कुंडलियों का अध्ययन किया, उनका अवलोकन किया और इन सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में लागू किया। यही बात उनके कार्य को इतना मूल्यवान बनाती है। ज्योतिष में केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, वास्तविक समझ तभी आती है जब ज्ञान को बार बार परखा जाए। मुझे उनकी सरलता और समर्पण भी बहुत प्रभावित करता है। आज के समय में कई लोग सीमित ज्ञान के बावजूद बहुत आत्मविश्वास से बातें करते हैं, लेकिन महान आचार्य जैसे KN राव हमेशा कहते रहे हैं कि एक जीवन भी ज्योतिष को पूर्ण रूप से समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब मैं इस विचार की तुलना CS पटेल के कार्य की गहराई से करता हूं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने इस विषय में कितना परिश्रम और धैर्य लगाया होगा। ये अध्याय मुझे एक सामान्य पाठ की तरह नहीं लगा, ये एक आमंत्रण जैसा लगा, गहराई से सोचने का, अधिक प्रश्न करने का और सतही परिभाषाओं से आगे बढ़कर ज्योतिष को समझने का। इसने मुझे ये याद दिलाया कि ज्योतिष कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे जल्दी सीखा जा सके। इसमें समय, अवलोकन, विनम्रता और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसे पढ़ने के बाद मुझे केवल ये नहीं लगा कि मैंने कुछ नया सीखा है, बल्कि इस विषय के प्रति मेरा सम्मान और भी बढ़ गया है और इसे ईमानदारी और धैर्य के साथ सीखने की मेरी प्रेरणा भी मजबूत हुई है। अब मैं CS पटेल द्वारा इस विषय पर दिए गए विचारों और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों को साझा करना चाहता हूँ। ये हमें अध्ययन, चिंतन और सबसे महत्वपूर्ण इन सिद्धांतों को व्यवहार में परखने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। साथ ही मैं उनके प्रति अपने हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना सार्थक ज्ञान प्रस्तुत किया। इसी के साथ मैं KN राव के प्रति भी अपना हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान का अपार भंडार साझा किया और हम जैसे विद्यार्थियों को इस विशाल विषय को अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मार्गदर्शन दिया। अधिकांश ज्योतिषी ग्रहों के गोचर के फल को चंद्र राशि से देखते हैं, जबकि कुछ लग्न यानी एसेंडेंट या सूर्य राशि से भी विचार करते हैं। लगभग सभी प्राचीन ग्रंथ चंद्र राशि को आधार मानते हैं। पश्चिमी ज्योतिष में सूर्य राशि को अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन बहुत कम ज्योतिषी इस बात पर ध्यान देते हैं कि प्रत्येक ग्रह के गोचर का फल उसी ग्रह की जन्म कुंडली में स्थित राशि से भी देखा जाए। इसे निजाक्रांत राशिफल कहा जाता है, अर्थात किसी ग्रह के गोचर के फल को उस ग्रह की अपनी जन्म राशि से देखना। ये एक विशेष तकनीक है जिसमें ग्रह के व्यक्तिगत यानी निज क्रांति और राशि के आधार पर फल निर्धारित किए जाते हैं। हमारे प्राचीन आचार्यों ने प्रत्येक ग्रह के लिए शुभ और अशुभ स्थानों को बहुत सावधानी से निर्धारित किया है और प्रत्येक ग्रह के लिए एक एक सबसे उत्तम यानी बेस्ट भाव या राशि भी बताई है। मान लीजिए बृहस्पति अपने स्थान से 6 विभिन्न राशियों में गोचर करते समय शुभ फल देता है। इन 6 शुभ स्थानों में सबसे उत्तम कौन सा है? वो है उसकी स्थिति से पंचम यानी 5वें भाव की राशि। इसी प्रकार शेष 6 अशुभ स्थानों में सबसे खराब कौन सा है? वो है उसकी स्थिति से तृतीय भाव की राशि। संक्षेप में, बृहस्पति जब अपनी जन्म राशि से पंचम राशि में गोचर करता है तब अत्यंत शुभ फल देता है, जबकि अपनी जन्म राशि से तृतीय राशि में गोचर करने पर सबसे अधिक अशुभ फल देता है। इसी प्रकार प्राचीन आचार्यों ने अन्य सभी ग्रहों के लिए भी शुभ और अशुभ राशियों का विस्तार से वर्णन किया है। इस विषय पर प्राचीन आचार्यों ने बहुत कम चर्चा की है। लेखक को मानक ग्रंथों में इस विषय से संबंधित बहुत ही कम श्लोक प्राप्त हुए हैं। जातक परिजात चैप्टर 17 वर्स नंबर्स 34, 35, 36। संस्कृत वर्सेस। भ्रातृ स्थान गतो जीवो दार स्थान गतः कुजः तथा जन्म गतो मंदो राहुर नवम राशिगः चंद्रो अष्टम ग्रहम यातः सूर्यो रिफः ग्रहम गतः बुधः सप्त सभा स्वस्थः भार्गवः शत्रु राशिगः इत्येवं मरणस्थानम तस्मिन् पापयुते अथवा
पाप दृष्टे अरि नीचस्थे दुर्बले दुःखमाप्नुयात्। अनुवाद अर्थात जब बृहस्पति जन्म राशि से तृतीय स्थान में हो, मंगल सप्तम राशि में, शनि प्रथम राशि में, राहु नवम राशि में, चंद्रमा अष्टम राशि में, सूर्य द्वादश राशि में, बुध सप्तम राशि में तथा शुक्र षष्ठ राशि में, ये सभी स्थितियां मृत्युकारक मानी गई हैं। जब जन्म कुंडली में ये राशियां पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हों, अथवा ये राशियां शत्रु राशि, नीच राशि में हों या बलहीन हों और उसी समय संबंधित ग्रह का गोचर उस राशि में हो, तब जातक को अत्यंत कष्ट, दुख या गंभीर विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। फलादीपिका चैप्टर 26 वर्स नंबर 34। संस्कृत वर्सेस। चंद्रोष्टमे च धरणी तनयः कलत्रे राहुर्शुभे कविररौ च गुरुः तृतीये अर्कः सुते अर्किरुदये च बुधः चतुर्थे मानार्थ हानिर्मरणानि वदेत विशेषात्। अर्थात जब गोचर में चंद्रमा अपनी जन्म राशि से अष्टम राशि में हो, मंगल सप्तम में, राहु नवम में, शुक्र षष्ठ में, बृहस्पति तृतीय में, सूर्य पंचम में, शनि प्रथम में, शनि पर शनि तथा बुध चतुर्थ में हो, तो ये स्थितियां मान प्रतिष्ठा और धन की हानि कराती हैं तथा अनेक मामलों में जीवन के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, विशेषकर जब एक साथ कई ग्रह इन पीड़ित राशियों में गोचर कर रहे हों। ऐसे समय में प्रतिकूल फल जैसे निकट संबंधियों या स्वयं की बीमारी, शारीरिक चोट, मानसिक चिंता, ऋण, झगड़े, अपमान, तिरस्कार, कानूनी विवाद आदि होने की संभावना रहती है। चूंकि मैं प्रतिकूल गोचर यानी अनफेवरेबल ट्रांजिट्स की अवधारणा का अध्ययन कर रहा हूं, इसलिए मैं इन सिद्धांतों को कुछ कुंडलियों पर लागू करके देखना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य ये परखना है कि जो कुछ मैंने पढ़ा है, क्या वो वास्तविक उदाहरणों में सार्थक और सुसंगत परिणाम देता है या नहीं। एक विद्यार्थी के रूप में मेरा मानना है कि इस अभ्यास को खुले और निष्पक्ष दृष्टिकोण से करना चाहिए, जहां निष्कर्ष पहले से मान लेने के बजाय परिणामों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया जाए। केस स्टडी इंदिरा गांधी। इंटरनेट से संकलित जानकारी। लगभग 23 जुलाई 1975 के आसपास इंदिरा गांधी अपने जीवन के सबसे तीव्र और विवादास्पद दौरों में से एक से गुजर रही थीं। ठीक एक महीने पहले उन्होंने भारत में द इमरजेंसी इन इंडिया लागू किया था, जिसके कारण नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और मीडिया और संस्थानों पर कड़ा सरकारी नियंत्रण स्थापित हुआ था। ये समय भारी राजनीतिक दबाव, आलोचना और आंतरिक तनाव से भरा हुआ था, भले ही वो सत्ता में बनी हुई थी। अगस्त और सितंबर 1978 तक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। 1977 के चुनाव हारने के बाद अब वो प्रधानमंत्री नहीं रही और सत्तारूढ़ सरकार के कड़े विरोध का सामना कर रही थीं। इस दौरान उनके खिलाफ जांच, राजनीतिक हमले और यहाँ तक कि गिरफ्तारी के प्रयास भी हुए। ये समय अपमान, संघर्ष और पुनर्निर्माण का प्रतीक था, जहाँ वे लगातार निगरानी में रहते हुए अपनी राजनीतिक स्थिति को फिर से मजबूत करने का प्रयास कर रही थीं। यहाँ तनाव अधिक व्यक्तिगत और राजनीतिक असुरक्षा से जुड़ा हुआ था, न कि सत्ता के नियंत्रण से। 19 फरवरी 1979 तक भारत का राजनीतिक वातावरण अस्थिर हो गया था, विशेष रूप से मोरारजी देसाई की सरकार के कमजोर पड़ने के कारण। इस अस्थिरता का अप्रत्यक्ष लाभ इंदिरा गांधी को मिलने लगा था, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन टूटने की ओर था। यह अभी भी एक तनावपूर्ण राष्ट्रीय स्थिति थी, लेकिन उनके लिए यह वापसी की शुरुआत का संकेत था, जहां दबाव धीरे धीरे उनसे हटकर सत्तारूढ़ व्यवस्था पर स्थानांतरित होने लगा था। 24 मई 1979 तक ये अस्थिरता और गहरी हो गई थी। केंद्र सरकार एकजुटता बनाए रखने में संघर्ष कर रही थी और राजनीतिक वातावरण अनिश्चित बना हुआ था। इंदिरा गांधी के लिए ये समय अभी भी तनावपूर्ण था, लेकिन साथ ही अवसरों से भरा हुआ भी था, क्योंकि वे धीरे धीरे समर्थन पुनः प्राप्त कर रही थीं और सत्ता में वापसी की दिशा में स्वयं को स्थापित कर रही थीं। अब जब हम इंदिरा गांधी की कुंडली पर प्रतिकूल गोचर के सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि दिए गए समयों के आसपास विभिन्न ग्रहों की स्थितियां तनाव और चुनौतियों का संकेत देती हैं। लगभग 23 जुलाई 1975 के आसपास शनि जन्म संदर्भ से प्रथम भाव यानी कर्क राशि में गोचर कर रहा था, जिसे सामान्यतः भारी और प्रतिबंधात्मक माना जाता है। ये दबाव, जिम्मेदारी और मानसिक तनाव लाता है, जो आपातकाल के तीव्र दौर से मेल खाता है। 5 अगस्त 1978 के आसपास बृहस्पति तीसरे भाव यानी कर्क राशि में था, जिसे ट्रेडिशनली बहुत सहायक नहीं माना जाता और ये संरक्षण या विवेक में कमी ला सकता है, जो उनके सत्ता खोने के बाद के संघर्षपूर्ण समय को दर्शाता है। 10 सितंबर 1978 के आसपास सूर्य द्वादश भाव यानी तुला राशि में गोचर कर रहा था, जो हानि, एकांत और अधिकार की कमी से जुड़ा होता है, जो उस समय उनकी कमजोर राजनीतिक स्थिति के अनुरूप है। 19 फरवरी 1979 के आसपास मंगल सप्तम भाव यानी कुंभ राशि में था, जो संघर्ष, विरोध
विरोध और टकराव का संकेत देता है, जो उस समय के राजनीतिक तनाव और टकराव को दर्शाता है। अंततः 24 मई 1979 के आसपास बुध सप्तम भाव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहा था, जो संचार, वार्ता और समझौतों में समस्याएं ला सकता है, जो उस समय के राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधनों के टूटने को प्रतिबिंबित करता है। समग्र रूप से जब इन गोचर स्थितियों को एक साथ देखा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिकूल ग्रहों की चाल महत्वपूर्ण तनावपूर्ण चरणों के दौरान सक्रिय थी और ये वास्तविक जीवन की घटनाओं और उस समय के दबावों के साथ काफी हद तक मेल खाती है। कृपया सभी तिथियों को स्वयं भी सत्यापित करें, क्योंकि ये भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकती हैं। ये भी संभव है कि मुझसे कुछ तिथियां नोट करते समय या टाइप करते समय त्रुटि हो गई हो, जो कि सामान्य बात है। आशा है आप समझेंगे। केस स्टडी: सद्दाम हुसैन, बर्थ डिटेल्स अप्रैल 28, 1937, टाइम 8:15, प्लेस तिक्रित, इराक। 4 जून 1996, 16 फरवरी 1996, 25 मई 1998, 30 अगस्त 2000 तथा 4 अप्रैल 2002 की तिथियों को सद्दाम हुसैन के जीवन में गोचर विश्लेषण के संदर्भ में देखा जा सकता है, ताकि ये समझा जा सके कि इन समयों के आसपास कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुए। वर्ष 1996 का समय इराक पर लगे कठोर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का था, जब देश गंभीर आर्थिक संकट और बाहरी दबाव का सामना कर रहा था, जो किसी एक घटना के बजाय लगातार चलने वाला कठिन दौर दर्शाता है। मई 1998 के आसपास इराक और संयुक्त राष्ट्र के बीच हथियार निरीक्षण को लेकर तनाव और अधिक बढ़ गया, जिसने आगे चलकर दिसंबर 1998 में हुए ऑपरेशन डेजर्ट फॉक्स जैसे सैन्य अभियान की पृष्ठभूमि तैयार की। अगस्त 2000 तक इराक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक अलग थलग था। हालांकि इस दौरान सद्दाम हुसैन क्षेत्रीय प्रभाव को फिर से स्थापित करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। 4 अप्रैल 2002 की तिथि विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि ये इराक वॉर से ठीक पहले का समय है, जब इराक के खिलाफ वैश्विक दबाव, सैन्य तैयारी और राजनीतिक बयानबाजी तेजी से बढ़ रही थी। समग्र रूप से ये सभी तिथियां 1991 से 2003 के बीच के उस लंबे प्रतिकूल काल में आती हैं, जिसमें लगातार दबाव, टकराव और अंततः पतन की स्थिति बनी। इसलिए ये गोचर अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण संकेत बिंदु के रूप में उपयोगी हैं। इस दिए गए गोचर संयोजन को यदि समग्र रूप से देखा जाए तो ये एक अत्यंत तनावपूर्ण, संघर्षपूर्ण और निर्णायक परिस्थितियों को दर्शाने वाला समय प्रतीत होता है, विशेष रूप से सद्दाम हुसैन जैसे व्यक्ति के संदर्भ में। मंगल और राहु का छठे भाव में होना तथा उन पर गोचर शनि और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ना शत्रुओं की सक्रियता, संघर्ष, सैन्य दबाव और विरोधी शक्तियों के मजबूत होने का संकेत देता है। छठा भाव वैसे भी युद्ध, विवाद और शत्रुओं का होता है, इसलिए इस पर एक साथ कई ग्रहों का प्रभाव बाहरी टकराव और आक्रामक परिस्थितियों को बढ़ाता है। दूसरी ओर 12वें भाव में स्थित बुध, केतु और भृगु बिंदु पर गोचर बृहस्पति और शनि का एक साथ संयोग हानि, अलगाव, बंदीकरण, मानसिक दबाव और गुप्त गतिविधियों की ओर संकेत करता है। 12वां भाव व्यय, कारावास, विदेश और अंत का भी सूचक होता है, इसलिए यहाँ शनि बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव जीवन में नियंत्रण की कमी, परिस्थितियों से घिर जाना और धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ना दर्शाता है। अष्टम भाव का सक्रिय होना अक्सर जीवन में गहरे परिवर्तन, संकट या विनाशकारी परिस्थितियों को जन्म देता है। साथ ही दूसरे भाव में मांदी और गुलिक पर मंगल का संयोग, शनि की तृतीय दृष्टि और राहु का प्रभाव परिवार, संसाधन, वाणी और स्थिरता पर गंभीर आघात का संकेत देता है। ये आर्थिक दबाव, प्रतिष्ठा में गिरावट और पारिवारिक या आंतरिक अस्थिरता को भी दर्शा सकता है। समग्र रूप से ये गोचर एक ऐसे समय को दर्शाता है जिसमें बाहरी शत्रु अत्यंत सक्रिय हो, आंतरिक स्थिति कमजोर हो, अचानक संकट उत्पन्न हो और धीरे धीरे व्यक्ति नियंत्रण खोते हुए पतन की ओर बढ़े। इस प्रकार का ग्रह योग विशेष रूप से उस काल से मेल खाता है जब सद्दाम हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सैन्य टकराव और अंततः सत्ता से हटने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कृपया सभी तिथियों को स्वयं भी सत्यापित करें, क्योंकि वे विभिन्न सॉफ्टवेयर के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकती हैं। ये भी संभव है कि मुझसे कुछ तिथियां नोट करते समय या टाइप करते समय त्रुटि हो गई हो, जो कि सामान्य बात है। आशा है आप समझेंगे।